स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्नातक पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए हिंदी ऑनर्स सेमेस्टर 1 से जो आपका कोर सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास। इसकी जो यूनिट 2 है यानी कि जो इकाई 2 है उसका जो ख टॉपिक है हिंदी के विविध रूप, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम देखेंगे बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, राजभाषा, संपर्क भाषा और संचार भाषा के रूप में हिंदी। तो ये हमारे आज के टॉपिक होने वाले हैं। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। हमें जैसे ही टाइम मिलेगा वहां पे आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में हमने हिंदी भाषा, क्षेत्र एवं बोलियां ये टॉपिक कवर कर लिया है। और आज की इस वीडियो में हम हिंदी के विविध रूप जितने भी इसमें हैं ये सारे आज हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करेंगे कि देखिए किसी भी भाषा के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। कोई भी भाषा है उसके बहुत सारे रूप होते हैं। भाषा अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का मौखिक रूप होती है। हमें अपनी बात किसी दूसरे तक बोलनी है, ठीक है, अगर हमें बतानी है तो हम भाषा के द्वारा ही बताते हैं, ठीक है, ये सबको पता ही होगा। और राष्ट्रभाषा एक शब्द होता है और इसका मतलब होता है राष्ट्र की भाषा, यानी कि किसी देश की भाषा, लैंग्वेज ऑफ अ नेशन, ठीक है। अर्थात ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सकें, बोल सकें और लिख सकें। यानी कि राष्ट्रभाषा हम उस भाषा को कहते हैं कि जो पूरे देश में समझी जाती हो, सभी देश मतलब जो पूरे देश के जितने भी लोग हैं वो उस भाषा को लिख सकें, बोल सकें, ठीक है, तो वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जाओगे जर्मनी में तो वहां पे जर्मन जो है वो आपको भाषा देखने को मिलेगी। फ्रांस जाओगे फ्रेंच भाषा देखने को मिलेगी। इंग्लैंड में इंग्लिश देखने को मिलेगी जिसको हर कोई नागरिक वहां का समझता है। तो राष्ट्रभाषा वही भाषा होती है जो पूरे देश की भाषा होती है। और हमारे देश की ऐसी भाषा हिंदी है। देखिए हिंदी को मैक्सिमम लोग समझते हैं। आप नॉर्थ इंडिया से लेके साउथ इंडिया तक जाओगे तो मैक्सिमम लोग उसको समझते हैं। और आजादी के पहले अंग्रेजी सरकार ने, आपको पता है आजादी से पहले हमारे यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी माध्यम में यानी कि इंग्लिश मीडियम में सारा कामकाज होता था। किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। यानी कि हमें अब हम उस टाइम की अगर बात करें तो हम सिर्फ इंग्लिश को ही आगे राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते थे, क्योंकि इंग्लिश जो थी वो अंग्रेजों की राष्ट्रभाषा थी। उन्होंने यहाँ पे उसको कामकाज में इस्तेमाल किया। तो ऐसी भाषा जो अपने देश की हो वही भाषा जो है मतलब केवल हिंदी थी जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग समझते हो, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रभाषा। अभी हमने परिचय सिर्फ देखा, समझ में आ गया होगा आपको कि राष्ट्रभाषा होता क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रभाषा से अभिप्राय है किसी राष्ट्र की सर्वमान्य भाषा। मैंने आपको बता दिया है कि ऐसी भाषा जिसको देश के सभी लोग आसानी से समझ सकें, लिख सकें, बोल सकें। और प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, मैंने वो भी आपको एग्जाम्पल बता दिया। और भाषा जो होती है हमारी लैंग्वेज, वो राष्ट्र की एकता को, अखंडता को और राष्ट्र के विकास के लिए, प्रगति के लिए बहुत जरूरी होती है। क्योंकि बिना भाषा के कोई देश अपना विकास नहीं कर सकता। कोई भी राष्ट्र बिना एक भाषा के सशक्त और उन्नत नहीं हो सकता। यानी कि विकास का होना इम्पॉसिबल है अगर किसी देश की अपनी भाषा ना हो तो। इसलिए राष्ट्रभाषा उसे ही बनाया जाता है जो पूरे देश में या संपूर्ण देश में या राष्ट्र में व्यापक रूप से फैली हुई होती है। यानी कि संपूर्ण देश में जिसको लोग समझ सकें, जो समूचे राष्ट्र में संपर्क भाषा के रूप में कारगर सिद्ध हो सके। यानी कि पूरे देश में जिसे लोग बोलकर आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। और कम्युनिकेट करने में मतलब सबसे ज्यादा बेस्ट हो जो भाषा, उसी को हम कह सकते हैं। हिंदी का प्रयोग संपूर्ण भारतवर्ष में होता है। यानी कि पूरे भारत में लगभग हिंदी का प्रयोग जो है वो होता है। लेकिन हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं कहा गया है। अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो मैं आपको बता दूं, हिंदी को हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। क्योंकि भारत जो है वो सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई दृष्टि से विविधताओं का देश है। हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते, क्योंकि भारत में बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं जिसको बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बना देंगे तो देश के अंदर जो है फूट पैदा होगी, देश के अंदर लड़ाई झगड़े होंगे और मतलब विरोध उत्पन्न होगा।
कि सिर्फ हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों बनाया गया, जबकि भारत तो विविधताओं का देश है, बहुभाषी देश है, यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, तो सिर्फ हिंदी को ही क्यों, सिर्फ ऐसे तो मतलब वो बोलेंगे ना कि बाइसनेस है ही। तो इसीलिए यहाँ पे कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, और राष्ट्र में किसी एक भाषा को बहुमत से सर्वमान्य होना निश्चित नहीं है। ये इम्पॉसिबल है कि भारत जैसे बहुभाषिक देश में हम कोई राष्ट्रभाषा को यहाँ पे अपने संविधान में लिखते। और इसमें देखते हैं आगे क्या है। भारतीय संविधान में देश के चुनिंदा भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है, और शुरू में इनकी संख्या 16 थी, जो कि आज बढ़कर 22 हो गई हैं। देखो, भारत का जो संविधान है हमारा, हमारे देश का, उसके जो संविधान के अंदर जो 8वीं अनुसूची है, उसमें पहले 16 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं। करेंटली 22 भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और राष्ट्रभाषा जो है संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख साधन है, कि मतलब भाषा से ही हम मतलब अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, और हमारे जो है मतलब भावात्मक एकता कहीं ना कहीं स्थापित होती है, राष्ट्रभाषा का ये काम होता है। और आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रभाषा एवं हिंदी। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को प्रमुखता से स्वीकार किया गया है, क्योंकि इससे बोलने वालों की संख्या एक तो ज्यादा है, और यह बोलने लिखने पढ़ने में सरल है। तो कई लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया था कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए। और हिंदी शब्द मैंने आपको बताया भी है पहले, दोबारा बता देता हूँ। हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंदी का या फिर हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो हिंदी वर्ड का इतिहास मैंने आपको बता दिया था कि ईरानी में जो है सा को हा कहते थे, वो सब आपको पता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिनांक 14 सितंबर 1949, ये तारीख याद रखना। इसको हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया है, हिंदी भारत की राजभाषा है, राजकाज की भाषा है, और इसको 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और इसी कारण से, इसी उद्देश्य से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, आप सबको पता होगा। वर्ष 1918 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में सभापति पद से भाषण देते हुए गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी का समर्थन किया। मतलब उन्होंने वो हिंदी को राष्ट्रभाषा मतलब बनाने का उन्होंने समर्थन किया, और उन्होंने कहा कि मेरा यह मत है या मेरा यह मानना है कि हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है और होनी भी चाहिए, ऐसा गांधी जी ने कहा था। और राष्ट्रभाषा हमेशा स्वभाषा ही हो सकती है, अपने ही देश की भाषा को हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, किसी दूसरे देश की भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाना कतई भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसी के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है। एक भाषा हमारी जो होती है, हमें उससे प्यार होता है, और इसका स्वरूप लचीला होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से समझते हैं, जनता को मतलब इसमें ढाला भी जा सकता है, जिस भाषा में वो बातचीत करते हो वो राष्ट्रभाषा बन सकती है। लेकिन विदेशी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना ये बिल्कुल भी उचित नहीं था। अगला टॉपिक है राजभाषा। राष्ट्रभाषा का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते थे, क्योंकि भारत जो है वो ये विविधताओं वाला देश है। अब राजभाषा क्या होता है? राजभाषा वह भाषा होती है जिसे राज्य या सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार कर ले। यानी कि जो सरकारी कामकाज जिस भाषा में होते हैं, और जो सरकारी काम जितने भी होते हैं, उसकी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। और यह किसी राज्य में एक से अधिक भी हो सकती है, मतलब किसी राज्य की 1, 2 या 3 राजभाषाएं भी हो सकती हैं। और संविधान की 8वीं अनुसूची में मैंने अभी आपको बताया था कि पहले 16 थी, अब 22 जो है भारतीय भाषाओं को राजभाषाएं कहा गया है। यानी कि 22 जो भाषाएं हैं भारत की, उनको राजभाषा का दर्जा मिला है, उसमें हिंदी भी है। और ये भाषाएं विभिन्न कामों के लिए उपयोग की जाती हैं, और कोई भाषा राजा की आज्ञा से राजभाषा बनती है। यानी कि राज सत्ता राज कामकाज के लिए जिस भाषा का निर्देश करती है, उसे राजभाषा कहा जाता है। ठीक है, जो सरकार जैसा निर्देश निकालती है, उसको अपने राज्य में कैसी भाषा चाहिए, वही राजभाषा होती है। कुछ लोग राजभाषा के अर्थ में राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि अशुद्ध है, यानी कि गलत है। राजभाषा अलग चीज है, राष्ट्रभाषा अलग चीज है। और भारत के स्वतंत्र होने से पहले हिंदी राष्ट्रभाषा तो थी, लेकिन राजभाषा वह नहीं थी। ठीक है, और भारतीय संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा को भारत की राजभाषा के पद पर भी आसीन कर दिया गया। ठीक है, और उससे पहले हम देखें तो अंग्रेजी राजभाषा थी। राजकाज के जितने काम थे आजादी से पहले अंग्रेजी में होते थे, इंग्लिश में होते थे, और इंग्लिश कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी हमारी, ना थी ना कभी बनेगी। और अंग्रेजी से पहले फारसी थी,
ठीक है, मुगलों के टाइम पे, अगर मुगलों के टाइम पे बात करें। और राजभाषा जो है मतलब इसी तरीके से अलग अलग राजभाषाएं हमारी हुई हैं भारत की, लेकिन कोई राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं बनी कानूनन। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति मिली है। ठीक है, भारतीय संघ की जो राजभाषा है उसके रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति मिली है। और अनुच्छेद 351 में अगर हम देखें तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। और राजभाषा हिंदी वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो राजभाषा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सरकारी कामकाज जिस भाषा में किए जाते हैं वो राजभाषा कहलाती है। हिंदी को राजभाषा के रूप में इसलिए मान्यता प्रदान की गई है क्योंकि यह देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है तथा समझी जाती है। ठीक है, इसको राजभाषा का दर्जा क्यों मिला? क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बोलते हैं, समझते हैं और लिखते भी हैं। और देश के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हिंदी भाषा ने अपना विशिष्ट योगदान दिया था। ठीक है, तो आजादी के समय भी हिंदी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी समय यह बात तय हो चुकी थी कि यदि देश को एक सूत्र में पिरोए रखना है तो हिंदी को महत्व भी दिया जाए। इसका कारण यह है कि भारत देश में लगभग 6 से 700 वर्षों से भी ज्यादा समय से हिंदी का प्रयोग देश के अनेक राज्यों में थोड़ा बहुत होता रहा है। यानी कि हिंदी बहुत पुरानी भाषा है हमारे देश की। और संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। और मैंने आपको बताया था हिंदी दिवस की भी तारीख यही है। और आगे बढ़ते हैं अब। भारतीय संविधान के 2, 6, 17वें भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, यानी कि राजभाषा से जुड़े हुए कानून वगैरह लिखे हुए हैं। संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 120 में संसद की भाषा क्या होनी चाहिए, और भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य के विधानसभाओं की भाषा क्या होनी चाहिए, इसके लिए नियम लिखे गए हैं, निर्देश हैं। तथा 17वें भाग में राजभाषा से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। और प्रथम अध्याय में संघ की राजभाषा संबंधी अनुच्छेद हैं जो वो है 343 और 344। अब आगे बढ़ते हैं, राजभाषा हिंदी का ही टॉपिक है, इसको आगे देखते हैं। तो दूसरे अध्याय के अनुच्छेद 345, 346 तथा 347 में राजभाषा के रूप में प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग संबंधी निर्देश दिए गए हैं। और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट की भाषा के संबंध में तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 348, 349 में निर्देश दिए गए हैं। और चौथे अध्याय के अनुच्छेद 350, 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। अब अगला टॉपिक है संपर्क भाषा। ठीक है, संपर्क भाषा क्या होता है? संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी भूभाग के लोग मतलब आपस में बातचीत कर सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, वो संपर्क भाषा होती है। और एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि आप किसी की बातें सुनते हो, अपनी बातें बताते हो, तो जिस भाषा का इस्तेमाल करते हो वो संपर्क भाषा है। हिंदी भारत में संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली एक भाषा है क्योंकि हिंदी के माध्यम से संपूर्ण भारत के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। यानी कि हिंदी भाषा को हम संपर्क भाषा के रूप में भी देख सकते हैं क्योंकि हिंदी बोल के लोग आपस में बातें करते हैं हिंदी में अपने विचार बताते हैं सामने वाले को, सामने वाला अपने विचार बताता है। तो इस तरीके से विचारों का भी आदान प्रदान होता है हिंदी के द्वारा ही। देश के लगभग हर हिस्से में हिंदी समझी और बोली जाती है, यानी कि संपर्क स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा को माध्यम बनाया जा सकता है। आजकल संचार माध्यमों के द्वारा विशेषकर रेडियो और दूरदर्शन हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने में विशिष्ट भूमिका निभा रहे हैं। रेडियो में आप सुनोगे तो आपको एकदम शुद्ध हिंदी में खबरें सुनने को मिलेंगी, और जितने चैनल ज्यादातर होते हैं वो हिंदी में ही आपको देखने को मिलेंगे रेडियो के अंदर। हिंदी भारत में सबसे बड़े भूभाग में यानी कि सबसे ज्यादा जगहों पर हिंदी बोली जाती है और ज्यादातर लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है, और इसे संविधान के अनुसार राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये मैं आपको बता चुका हूं। और हिंदी इस विशाल बहुभाषी यानी कि अलग अलग भाषाओं वाला बहुत बड़ा देश हमारा भारत, इसको राष्ट्र को मतलब इस बहुभाषी राष्ट्र को यानी कि भारत को संपर्क भाषा के रूप में एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करती है। यानी कि भारत के हर कोने के लोग हिंदी का इस्तेमाल करके अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं। उदाहरण के लिए जिस प्रकार हिंदी के दो उपभाषाओं जैसे कि ब्रज और भोजपुरी बोलने वालों के बीच हिंदी संपर्क भाषा का काम करती है, यानी कि एक अगर व्यक्ति ब्रजभाषी है और दूसरा भोजपुरी बोलने वाला है तो बीच में अगर हिंदी भाषा हो तो वो दोनों समझ सकते हैं हिंदी भाषा का इस्तेमाल करके एक दूसरे की बातें।
और इसी प्रकार पंजाबी और बांग्ला भाषा बोलने वाले दो व्यक्ति भी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग करते हैं। एक तरफ कोई पंजाबी है, दूसरी तरफ बंगाली है। बंगाली को पंजाबी नहीं आती, पंजाबी को बंगाली नहीं आती, लेकिन वो हिंदी का इस्तेमाल करके अपनी भाषा मतलब जो है हिंदी को संपर्क भाषा बना के एक दूसरे की बातों को समझ सकते हैं। कोई राज्य अगर एक भाषी है तो कोई द्विभाषी है हमारे देश के अंदर, कोई त्रिभाषी भी है, लेकिन हिंदी ही ज्यादातर जो है मतलब व्यापक रूप से इनके बीच में संपर्क का माध्यम बनी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे संपर्क भाषा का काम होता है। और देश के अन्य भागों से भ्रमण करने वाले व्यक्ति, यानी कि जो लोग घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो व्यक्ति भी अपनी भाषा के माध्यम से संपर्क करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में अंग्रेजी या हिंदी से ही काम चलाते हैं। यानी कि अगर कोई गुजराती है, वो किसी दूसरे इलाके में जाके गुजराती में बोल रहा है, अगर सामने वाले को नहीं समझ आता तो वो या तो इंग्लिश का इस्तेमाल करेगा या थोड़ी हिंदी बोलेगा तो सामने वाला समझ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इस प्रकार व्यवहारिक रूप में भी हिंदी ही देश के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। और संचार क्रांति के वर्तमान दौर में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का दायरा बहुत बड़ा हुआ है, व्यापक हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की उपयोगिता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है संचार भाषा। ठीक है, संचार भाषा। तो भाषा ही संचार का पहला माध्यम है। ठीक है, अगर हमें संचार करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। और भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को समाज में आदान प्रदान करते हैं, अपने हम बातों को, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। और प्राचीन काल में अगर हम बात करें, पुराने टाइम में, तो लोग छोटे छोटे समुदायों में रहते थे और वे एक साथ जुड़े हुए रहते थे। परंतु आज जो मशीनों का ये युग है, इसमें मानव विश्व भर में विख्यात हुआ है, इसलिए उनको सूचना देने के लिए संचार माध्यम का ही सहारा लेना पड़ता है। हम दुनिया के हर कोने में नहीं जा सकते, इसलिए हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करके हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और संचार शब्द जो है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का पर्याय है। ठीक है, हिंदी में संचार, इंग्लिश में कम्युनिकेशन। और संदेश देना, सूचना देना, संप्रेषित करना और अपनी बात किसी तक पहुंचाना, इस प्रकार संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया जो है वो संचार है, जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाता है। संचार मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम किसी के कम्युनिकेशन करते हैं किसी से, तो बोल के भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं। संचार का तीसरा चरण मुद्रण से संबंधित रखता है और चौथा चरण जो है वो जनसंचार कहलाता है। मुद्रण यानी कि छपाई, प्रिंट करके किसी चीज पे, ठीक है, तब संचार करना। और जनसंचार आपको पता ही होगा। और संचार मतलब जो कम्युनिकेशन है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, संदेश ही नहीं, इस प्रक्रिया में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बातचीत करता है, अपने अनुभवों को बांटता है, अपने एक्सपीरियंस बताता है। और संचार ने ही पूरी दुनिया को एक छोटे गांव में तब्दील कर दिया है। हम आज के टाइम पे भाषा का ही इस्तेमाल करके सामने वाले से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।